नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू लॉ ऑफ गार्डियनशिप एंड कस्टडी की। हम इस एक्ट के मेन प्रोविजंस को देखेंगे। मैंने कोशिश करी है कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर कर लूं। फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें। तो अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू हिंदूज। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट इज इन एडिशन टू गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, राइट। तो ये जो एक्ट है, जो हिंदू वाला एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, जिसे हम HGMA बोलते हैं, ये एडिशन में है, राइट, इन एडिशन टू गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट। मतलब अगर कहीं इस एक्ट की प्रोविजन कोई साइलेंट है तो हम फिर उसके लिए गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट में देख सकते हैं। एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन सेम पॉइंट, HMGA विल अप्लाई। यानी कि अगर दोनों लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ हिंदूज। So this act came into force on 25th of August 1956. HMGA says minor is a person who has not attained age of 18, right? और इसी तरह से इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग जिस केस में कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करता है, उसकी वहां पे एज ऑफ मेजॉरिटी होती है 21। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HMGA एंड इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। बट हमारे लिए जो यूजफुल है, दैट इज 18 years of age according to HMGA. Now, what is the meaning of guardianship? Guardianship means a person having care of a minor or his property or both, right? And it includes natural guardian. अभी नेचुरल गार्डियन को हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। टेस्टामेंट्री गार्डियन, guardian appointed by the court, de facto guardian and guardians by affinity. So पहले हम बात करते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन की। तो टेस्टामेंट्री गार्डियन दोस्तों वो गार्डियन होता है जिसे, जैसे मान लीजिए किसी के फादर हैं, वो फादर उसके अपने विल बना के जाते हैं, विल में वो अपॉइंट कर जाते हैं किसी व्यक्ति को कि दैट दिस पर्सन वुड बी, यू नो, दिस पर्सन वुड बी गार्डियन फॉर माई चाइल्ड, माई माइनर चाइल्ड। लेकिन अगर उसकी माँ जिंदा है तो वो व्यक्ति तब तक फंक्शन नहीं कर सकता जब तक उसकी माँ जिंदा है। और अगर उसकी माँ कोई विल नहीं करके जाती है तो वो आदमी बाद में, आफ्टर द डेथ ऑफ मदर एंड चाइल्ड रिमेन्स माइनर, दैट पर्सन बिकम्स गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। लेकिन अगर माँ कोई और विल बना के चली जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, सो फिर वो व्यक्ति बनेगा गार्डियन जिसको माँ ने अपॉइंट किया है इन हर विल, राइट। सो दिस इज अबाउट टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। सो नेक्स्ट इज गार्डियनशिप अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास दोस्तों ये पावर होती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गार्डियन को अपॉइंट कर सकता है। तो कोर्ट जब किसी को गार्डियन अपॉइंट करता है तो दोस्तों कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में देता है, लाइक एज, sex of the child and wishes of the deceased parents, character and capacity of the person who wants to be guardian, previous and existing relation of minor and the proposed guardian, उन लोगों का कैसा रिलेशन था। इन सब बहुत सारे पैरामीटर्स को कोर्ट देखता है बिफोर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज अ गार्डियन। लेकिन जो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है यहाँ पे, वो होता है welfare of the child. So welfare of the child is the paramount consideration while appointing a person as a guardian. उस बच्चे की भलाई क्या है, उस बच्चे का क्या, वो व्यक्ति उस बच्चे की अच्छे से केयर टेकिंग करेगा, क्या वो बच्चे को ठीक से ख्याल रखेगा, या जो उस बच्चे की जरूरतें हैं उन सब का वो ध्यान रखेगा, वो होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कि दैट पर्सन is appointed, declared by court, and that is called welfare
वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि ये बच्चे का जो वेलफेयर है, दैट इज द प्राइमरी कंसर्न इन द एंटायर लॉ ऑफ हिंदू कस्टडी एंड गार्डियनशिप, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डी फैक्टो गार्डियंस। वो होते हैं दोस्तों जो लोग ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ फैमिली और बाय एनी अदर थिंग बच्चे की कस्टडी जो ले लेते हैं, या बच्चे के इंटरेस्ट पे जो ध्यान देते हैं, बच्चे के जो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट जो है, या जो बच्चे की फैमिली जो इंटरेस्ट है, उन सब चीज पे जो ऑटोमेटिकली ध्यान देते हैं। सो अ डी फैक्टो गार्डियन इज अ पर्सन हु टेक्स कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द माइनर्स पर्सन एंड इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि उसके पेरेंट्स अगर गुजर गए हैं तो उसके जैसे मान लीजिए उसके चाचा या ताया जो भी उसके होंगे बच्चे के, वो उसके ऊपर अगर लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे इस केस में दैट दे आर द डी फैक्टो गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। डी फैक्टो जो गार्डियन होता है दोस्तों, ही हैज द सेम पावर एज द नेचुरल गार्डियन as far as alienating minors property is concerned, but then you have to remember that that should be for welfare of the child. It should not be for benefiting the guardian. It should be for benefit of the child. So this is about de facto guardian. एंड नेक्स्ट इज गार्डियंस बाय एफिनिटी। सो ये दोस्तों 1956 से पहले के लॉ में एग्जिस्ट करता था कि जो कोई माइनर विडो होती थी उसकी जो गार्डियनशिप है वो किसको मिलेगी। सो दिस वाज बेसिकली टू एक्सक्लूड द फादर ऑफ द माइनर विडो, और ये उसकी जो कस्टडी है ये उस व्यक्ति को देती थी जो उसी के फैमिली में मतलब जो उसका डिसीज हस्बैंड है उसके ही किसी को देती थी इन दी फैमिली, राइट। सो दिस आई डोंट थिंक दिस एग्जिस्ट एज ऑन टुडे। सो दीज आर दी फोर मेन काइंड ऑफ guardianship. Natural guardian we will see in detail in the next slide. So only 3 persons are recognized as natural guardian: father, mother and husband. So अगर आप देखेंगे तो these two are in blood relation, father and mother, these are blood relations, and husband is guardian only when the girl is minor, right? So अगर किसी लड़की की चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो उस केस में उसका गार्डियन उसके हस्बैंड को समझेंगे। So in case of a boy or an unmarried girl, the father is the guardian of the child, and after him the mother of the child, right? Custody of minor under the age of 5 years is ordinarily given to the mother, क्योंकि बच्चे को जो नेचुरली जो केयर चाहिए होती है 5 साल से छोटे बच्चे को, वो हम समझते हैं कि उसकी माँ ज्यादा अच्छी दे सकती है। तो जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है, मदर एंड आफ्टर हिम हिज प्यूटेटिव फादर। सो प्यूटेटिव का मतलब दोस्तों होता है बेसिकली जिसको मानता हो वो व्यक्ति अपना फादर, राइट, दैट पर्सन, या जो उसकी मदर बताए दैट पर्सन इज योर फादर, सो ही कंसिडर हिम एज हिज फादर, सो वी कॉल हिम प्यूटेटिव फादर। सो इलेजिटिमेट चाइल्ड की जो मदर होती है वो ही उसकी नेचुरल गार्डियन होती है, नॉट द फादर in case of a legitimate child, right? So step parents are not entitled to guardianship, right? Step parents are not entitled to guardianship in the normal course, but if the court appoints them they can be guardians, right? Similarly, this act does not recognize joint guardianship concept. When the father fails to function or refuses to function as guardian, mother will function all powers and functions of natural guardian
without being appointed as guardian by the court, right? So these provisions are very commonsensical provision, right? Now this is important. If a Hindu ceases to be Hindu, he is not entitled to be he is not entitled to be act as a natural guardian for the child. क्यों? क्योंकि जब ये लॉ हिंदूज पे एप्लीकेबल है दोस्तों, तो फिर किसी नॉन हिंदू को हम कैसे अलाउ कर सकते हैं टू बी अ नेचुरल गार्डियन? इसी तरह से ये जो केस है गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई, इस केस में दोस्तों कोर्ट ने ये कहा था दैट सेक्शन 6A ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड इट इज not necessary that mother can act guardian only after the lifetime of father. She can act as natural guardian even in presence of the father. So this was the citation of the case is 1999 volume 2 SCC 228, right? So if somebody wants to read the judgment, right? So this is about natural guardian. Now let us see minor married woman husband. Now right of guardian person. गार्डियन के पास क्या क्या राइट होते हैं दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो राइट टू कस्टडी, उस बच्चे की कस्टडी उसको मिल जाती है। राइट टू डिटरमिन चाइल्ड्स रिलीजन, वो बच्चे को क्या बनाएगा, है ना, हिंदू बनाएगा, मुस्लिम बनाएगा, सिख बनाएगा, ईसाई बनाएगा, जो भी बनाएगा। तो बट लेकिन हम जब हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर हम समझेंगे कि वो चाइल्ड का रिलीजन हिंदू ही रखेगा। लेकिन अगर गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट की बात है तो फिर उसके राइट थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट टू एजुकेशन, बच्चे को पढ़ाएगा। राइट टू कंट्रोल मूवमेंट, यानी कि बच्चा कहां जाएगा, किससे मिलेगा, क्या करेगा, वो सब उसका कंट्रोल हो जाता है। सो ही कैन कंट्रोल दैट। राइट टू रीजनेबल चेस्टिसमेंट, पावर ओवर माइनर प्रॉपर्टी, सो माइनर की प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति को मिल जाता है। सो अब यहां जब हम माइनर की प्रॉपर्टी पे कंट्रोल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी जैसे मर्जी जो मर्जी बेच देगा। उसको पहले तो जो उसके पास थी बहुत वाइड पावर थी, राइट? वो उसको सेल कर सकता था, मोर्टगेज कर सकता था, कुछ भी कर सकता था विदाउट कोर्ट सैंक्शन। बट अब जो सेक्शन 8 है इस एक्ट का, that lays down that natural guardian has power to do all act which are necessarily and reasonable and proper for minors benefit. खरीद के वो कुछ भी दे सकता है माइनर को, राइट? वो माइनर की प्रॉपर्टी में ऐड कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उसे कुछ सेल करना है, सो दैट शुड ओनली बी फॉर बेनिफिट ऑफ द माइनर, राइट? खरीद के वो ऐड कर दे माइनर की प्रॉपर्टी में, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो माइनर की प्रॉपर्टी पे कोई कर्जा लेना चाहता है, कोई उसको सेल आउट करना चाहता है, इवन तक कि अगर वो उसमें 5 साल से ज्यादा की टीनेंट बिठाना चाहता है, तो भी उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू कि वो व्यक्ति 5 साल में मेजर हो जाए, राइट? तो बेसिकली वो उसको माइनर की प्रॉपर्टी फंसाने का कोई अधिकार नहीं है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, कोई व्यक्ति गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता टू दी माइनर्स अनडिवाइडेड शेयर इन दी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे कर्ता ही इज द बॉस ऑफ द फैमिली। नाउ टेस्टामेंट्री गार्डियन वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज टेस्टामेंट्री गार्डियन। Guardian appointed by court we have already seen. De facto guardian we have already seen. And guardian by affinity we have already seen.